बांग्लादेश में पिछले कुछ हफ्ते में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने न केवल इस्तीफा दे दिया बल्कि वह बांग्लादेश छोड़कर भाग गई। देश के सबसे बड़े टीवी स्टेशन को जला दिया, स्कूल्स और यूनिवर्सिटी बंद कर दिए गए और बांग्लादेश के ठीक बगल में भारत ने अपनी सेना को सीमा के बाहर तैनात कर दिया। 5 जून को हाईकोर्ट ने नौकरी कोटा को फिर से स्थापित किया, जो बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में फ्रीडम फाइटर के चिल्ड्रंस और ग्रैंड चिल्ड्रंस के सिविल सर्विस पोजीशंस का 30% सीट्स को रिजर्व करता है। 6 यूनिवर्सिटीज़ ने कोटा फैसले के खिलाफ पीसफुली प्रोटेस्ट किया। बीच में ईद की छुट्टी के कारण प्रोटेस्ट शांत हुए, लेकिन छुट्टी के बाद वे जल्द ही और बड़े प्रोटेस्ट में बदल गए। 7 जुलाई को स्टूडेंट्स ने नाकाबंदी की और कोटा रद्द करने की मांग की। इस सप्ताह बांग्लादेश में सभी वर्गों के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन वास्तव में ये कहानी पूरे 1 महीने पहले एक बहुत ही विशिष्ट समूह और दशकों से चली आ रही है, जो कि बांग्लादेश की एक बहुत ही विशिष्ट मांग के साथ शुरू हुई थी। बांग्लादेश के पास सरकारी नौकरी के लिए कोटा सिस्टम है। थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करो आप किसी काम को करने के लायक हो और आपके अंदर उस काम को करने की एबिलिटी भी हो, पर फिर भी आपको जॉब नहीं मिलती क्योंकि देश में 30% सीट्स पहले ही दूसरी ग्रुप्स के लिए रिजर्व्ड है, भले ही वे सीट्स खाली क्यों ना हो। इस समय यही हालत बांग्लादेश के कोटा सिस्टम की है। सभी सरकारी नौकरियों में 30% वास्तव में देश के फ्रीडम फाइटर के बच्चों और पोते पोते के लिए रिजर्व्ड है, विशेष रूप से उन सैनिकों के लिए जिन्होंने देश के लिए लड़ाई की थी। अब कोटा सिस्टम की बात करें तो ये सारा हल्ला रिजर्वेशन के लिए हो रहा है। 56% नौकरियां बांग्लादेश के पब्लिक सेक्टर में रिजर्व्ड है, अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए, और 44% जॉब्स ऐसी है जहां मेरिट के बेस पर नौकरियां मिल सकती हैं। इंडिया में तो जहां कास्ट के बेस पर जॉब रिजर्व्ड हैं, जबकि बांग्लादेश में देश के फ्रीडम फाइटर्स के लिए जॉब रिजर्व्ड है। 56% में से बांग्लादेश कोटा सिस्टम में फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रंस और ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए रिजर्व किया गया है। 10% औरतों के लिए, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% माइनॉरिटीज़ जैसे स्वदेशी आबादी, 1% उनके लिए जो शारीरिक रूप से विकलांग है। अगर इन्हें टोटल कर दिया जाए तो 56% बैठती है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रंस और ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए रिजर्व्ड है। इस कोटा सिस्टम का उद्देश्य उन ग्रुप्स को गवर्नमेंट जॉब्स में अवसर देना है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर माने जाते हैं। हालांकि इस प्रणाली पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि यह एबिलिटी के आधार पर भर्ती की प्रोसेस को प्रभावित करती है, क्योंकि रिजर्व्ड कोटा के कारण सामान्य कैटेगरी और उम्मीदवारों के लिए अवसर सीमित हैं। इसी कारण इस कोटा सिस्टम के खिलाफ स्टूडेंट्स और अदर ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आवामी लीग, जो पिछले 15 साल से सत्ता में है, खुद को मुक्ति संग्राम की भावना और स्वतंत्र बांग्लादेशी के सच्चे रक्षक के रूप में प्रस्तुत करती है। उनके अनुसार विपक्षी दल जैसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने 1971 के मुक्ति संग्राम के समय पाकिस्तान के सहयोग करने वाले जमात-ए-इस्लामी कट्टरपंथी दलों के साथ जुड़े होने के कारण स्वतंत्रता संग्राम की भावना के खिलाफ है। इसीलिए आवामी लीग के लिए स्वतंत्र सेनानी कोटा को बनाए रखना महत्वपूर्ण था, ताकि वे अपनी राजनीतिक स्थिति को स्थापित कर सके और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संरक्षित कर सके। लेकिन ईयर 2018 में इस कोटा सिस्टम के खिलाफ स्टूडेंट्स और युवाओं ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि यह व्यवस्था उन्हें सिविल सेवा में अवसरों से वंचित कर रही थी। इन विरोधों की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि सरकार को आखिरकार कोटा प्रणाली को ख़त्म करना पड़ा। इससे प्रोटेस्टर्स को लगा कि उन्होंने अपनी मांगों को हासिल कर लिया और उन्होंने सड़क से हटने का फैसला किया। जैसा कि आप जानते ही हैं, 1970 से पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। ईयर 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद बांग्लादेश का सामाजिक, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल रूप से पुनर्निर्माण किया गया। राज्य के निर्माण के आधार पर मुख्य वादों में एक शेख मुजीबुर रहमान का एश्योरेंस था कि नया राष्ट्र उन लोगों के साथ न्याय करेगा जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया और पाकिस्तान सेना का सामना किया। फिर ईयर 1972 में ढाका लौटने के बाद मुजीब ने फ्रीडम फाइटर या लिबरेशन वॉरियर के लिए कोटा बनाने का संकल्प लिया।
इसके अलावा मुजीब ने बांग्लादेशी महिलाओं के लिए भी एक कोटा बनाया जिन्हें पाकिस्तानी सेना द्वारा टॉर्चर किया गया था। 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद कोटा प्रणाली में कुछ बदलाव हुए। फ्रीडम फाइटर्स के लिए उपायों को कम कर दिया गया और कोटा को समाज के कम रिप्रेजेंटेशन वाले वर्गों तक बढ़ा दिया गया, जिसमें महिलाएं, अंडर डेवलप्ड एरिया और एथिक माइनॉरिटीज़ या जनजातियों से आने वाले व्यक्तियों को कोटा प्रणाली के दायरे में लाया गया। जैसे जैसे समय बीतते गए, कोटा सिस्टम का लाभ उठाने वाले फ्रीडम फाइटर्स की संख्या कम होती गई। इससे कोटा का उपयोग उन उद्देश्य के लिए कम हो गया जिनका वह हकदार था और कोटा के मिसयूज़ की संभावना बढ़ गई। क्रिटिक्स ने इस पर जोर दिया कि फ्रीडम फाइटर्स को उस समय रिजर्वेशन देना उचित था जब वे युवा थे और काम की तलाश कर रहे थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रंस और फिर उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को रिजर्वेशन दिए जाने लगा, जो कि सही तो नहीं है। फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन देना समझ में आता है, लेकिन उनके बच्चे और पोते पोतियों को रिजर्वेशन देने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। वे इसका विरोध कर रहे थे, खासकर जब उन्हें डाउट था कि रिजर्व सीट्स की कमी की भरपाई शेख हसीना की आवामी लीग में संबंधित पार्टी के सदस्यों को कोटा देकर की जा रही थी। 5 जून 2024 को बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने कोटा प्रणाली को फिर से लागू कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कोटा को खत्म करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और इनफेक्टिव था। इस फैसले के बाद कोटा सिस्टम वैसे ही वापस आ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। स्टूडेंट्स ने इसे आसानी से नहीं लिया। वे कोटा सिस्टम की वापसी का विरोध करने के लिए फिर से सड़क पर उतर आए। एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में उन्हें लगता था कि इसका समाधान हो चुका है। प्रोटेस्ट ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ, जो यकीनन देश की सबसे बेहतरीन और ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है। जल्द ही अन्य यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उनको फॉलो किया और 6 साल के भीतर दूसरी बार प्रोटेस्ट एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया। पहले तो सत्ताधारी पार्टी के नेताओं और सरकार ने इस बात को खारिज कर दिया और कहा कि कोटा रेस्टोरेशन ने उनका कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि यह आदेश देश के हाईकोर्ट से आया है। यह भी तर्क दिया गया कि प्रोटेस्ट को अपील की सुनवाई का इंतजार करना चाहिए, जो 7 अगस्त के लिए निर्धारित थी, लेकिन प्रोटेस्टर्स सुनने को तैयार नहीं थे। वे चाहते थे कि पीएम शेख हसीना उन्हें कॉन्फिडेंट करे और कार्रवाई करे। बात तब और बढ़ गई जब 14 जुलाई को हसीना ने कोटा सुधारक प्रोटेस्टर्स के बारे में एक पत्रकार को सवाल का जवाब देते हुए एक कंट्रोवर्शियल कमेंट किया। उन्होंने कहा, प्रोटेस्टर में फ्रीडम फाइटर के प्रति इतनी नाराज़गी क्यों है? अगर फ्रीडम फाइटर के पोते पोतियों को कोटा का लाभ नहीं मिलता तो क्या रजाकारों के पोते पोतियों को लाभ मिलना चाहिए? उनकी इस कमेंट के बाद ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स से हजारों स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आए और नारे लगाने लगे, जिसका ट्रांसलेशन इस प्रकार किया जा सकता है, मैं कौन हूँ, आप कौन हैं? रजाकार रजाकार, यह किसने कहा, यह किसने कहा, तानाशाह तानाशाह। छात्र के गुस्से और निराशा को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि बांग्लादेश में रजाकार का इतना अपमानजनक लेबल क्यों है। यह शब्द उन लोगों को रेफरेंस करता है जिन्होंने 1971 के लिबरेशन वॉर के दौरान, जो आज बांग्लादेश है, वो पहले ईस्टर्न पाकिस्तान था, तो वहाँ के लोगों को टॉर्चर किया था, उनकी हत्या और बलात्कार करने के लिए पाकिस्तान सेना के साथ सहयोग किया था। यह आम सहमति है कि रजाकार बांग्लादेश के इतिहास में सबसे बुरे देशद्रोही हैं। कोई भी बांग्लादेशी अगर उसे रजाकार कहे तो उसे बुरा लगेगा, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हसीना की इस कमेंट के बाद छात्रों के गुस्से में भड़का दिया। सरकार और कुछ मीडिया ने उनके गुस्से को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चुना। उन्होंने नारे के केवल पहले हिस्से को लिया, जो रेफरेंस के परे लगता है। यह संकेत देता है कि छात्र खुद को रजाकार घोषित कर रहे हैं। शेख हसीना और अन्य पॉलिटिशियंस ने इस आकलन के आधार पर कठोर बयान दिए, नारे के बारे में छात्रों को धमकाया, नारे के अगले हिस्से और पूर्ण संदर्भ को पूरी तरह से भूल गए। पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट द्वारा नारे को गलत तरीके से यह समझाना कि बांग्लादेश के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स खुद को रजाकार बता रहे हैं, इससे भी अधिक भड़काऊ कदम था। इस बीच धमकियों ने प्रोटेस्टर्स के गुस्से को और अधिक बढ़ा दिया। जल्द ही यह नारा अन्य यूनिवर्सिटी में सुने जाने लगा। सरकार ने अभी भी प्रोटेस्टर्स के साथ शांतिपूर्ण बात करने का विकल्प नहीं चुना। इसी के बजाय इसने बांग्लादेश पुलिस और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को इसकी छात्र शाखा, बांग्लादेश स्टूडेंट्स लीग जैसे कानूनी इन्फोर्समेंट एजेंसियों के माध्यम से प्रोटेस्टर पर बड़े पैमाने पर दबाव शुरू कर दिया।
एज अ रिजल्ट यह बताया गया कि 16 जुलाई को 6 प्रोटेस्टर की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। उसी रात शेख हसीना ने राष्ट्र के नाम स्पीच दी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सभी वायलेंस की निंदा की है, लेकिन प्रोटेस्टर की इच्छा के मुताबिक कुछ भी नहीं कहा। सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों को भी बंद कर दिया, लेकिन इससे विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ बल्कि और भी बढ़ गया। 18 जुलाई को प्रोटेस्टर्स ने इमरजेंसी सर्विस व्हीकल को छोड़कर पूरे देश में कंप्लीट शटडाउन किया। इस बार राजधानी शहर के प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ शामिल हुए। सरकार अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। एज अ रिजल्ट प्रदर्शनकारियों का दबाव और भी आक्रामक हो गया। दर्जनों लोगों के मारे जाने की अलग अलग खबरें आई। स्थिति बिगड़ने पर कानून मंत्री मीडिया के सामने आए और कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि स्टूडेंट्स पर हमला जारी रहा। घायल और मरे हुए स्टूडेंट्स की भयानक तस्वीरें सामने आई। वीडियो देखकर नेटिजन्स की भारी प्रतिक्रिया के बाद प्रोटेस्टर्स ने घोषणा की कि वे अपने साथियों के शवों के बारे में सरकार से बातचीत करने नहीं जा रहे हैं। जल्द ही सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिए, जिससे यह पता लगाना असंभव हो गया कि क्या हो रहा था। फिर भी अब तक यह बताया गया कि 2 दिन में कम से कम 39 प्रोटेस्टर्स की मौत हो गई। मतलब 18 जुलाई को 33 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। अन्य अनुमानों के अनुसार मरने वालों की संख्या 64 है, जो कि बाद में समय के साथ बढ़ भी गई। 3 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी और शिक्षा में कोटा सिस्टम को रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद सरकारी नौकरी और शिक्षा में केवल मेरिट के आधार पर चयन करने का प्रावधान किया गया। लेकिन इसके बाद भी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट शांत नहीं हुआ। प्रोटेस्टर की मांगें बदल गई। अब उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को पद छोड़ना पड़ा। उनकी पार्टी बचाव की मुद्रा में थी। उनकी पार्टी की छात्र शाखा उनके समर्थन हथियार लेकर आए थे। यह पहली इकाई थी जिसने शांतिपूर्ण प्रोटेस्टर पर हमला करना शुरू कर दिया था। इसे निश्चित रूप से पीएम पर अधिकृत किया गया था। बांग्लादेश की पुलिस और अर्धसैनिक बलों दोनों को बुलाए जाने में ज़्यादा समय नहीं था। गवर्नमेंट के ऑर्डर पर मीडिया ऑफिसर्स ने क्राउड में प्रोटेस्टर्स पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और लगभग 200 लोगों हो गई। देश के सबसे बड़े अखबार द्वारा प्रारंभिक जांच में पाया गया कि 113 लोगों की मौत बंदूक की गोली से हुई। उनमें से लगभग 40 को सिर पर गोली मारी गई थी। ऑफिसर्स हथियार लेकर स्टूडेंट्स पर गोलियों की बौछार करने लगे। उस समय गवर्नमेंट ने कहा था कि उन्होंने सिर्फ ऑफिसर्स को आत्म सुरक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए गोली चलाने के लिए कहा था। कई लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, जिसे हमने सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया में देखा। 5 अगस्त 2024 को बंगाल के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने न केवल इस्तीफा दे दिया बल्कि वे बांग्लादेश को छोड़कर भाग गई। शेख हसीना की सरकार के खिलाफ जनता के एक बड़े हिस्से में लंबे समय से असंतोष पनप रहा था। शेख हसीना के देश छोड़ जाने के बाद स्टूडेंट्स उनके घर में घुस गए और वहां पर तबाही मचा दी। शेख मुजीबुर रहमान, जिसने बांग्लादेश के पिता के रूप में जाना जाता है, उसके स्टैचू पर हमला विरोध प्रदर्शन का सिंबॉलिक इवेंट बन गया। प्रोटेस्टर्स ने इस मूर्ति को तोड़ दिया, जो कि बांग्लादेश की फ्रीडम के साइन के रूप में देखी जाती है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। उनका नाम स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर द्वारा सुझाया गया था, क्योंकि उन्हें एक निष्पक्ष और जनहितैषी नेता माना जाता है, जो बांग्लादेश में लोकतंत्र को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। उनकी नियुक्ति से उम्मीद की जा रही है कि वे देश में राजनीतिक स्थिरता वापस ला सकते हैं। इंडिया और बांग्लादेश में इसके आने से लेकर थोड़ा चिंता है। जब तक बांग्लादेश में इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक ये बांग्लादेश की सरकार को संभालेंगे। एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, मगर इनकी पावर पीएम जैसी होगी जब तक यहाँ चुनाव नहीं होते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।